फ्रेंड को फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का फाइनल मॉडल पेपर को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट है VBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और ये फाइनल एग्जाम का फाइनल तैयारी है, इसलिए इस मॉडल पेपर को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे न्यू पैटर्न पर यहाँ पे नया मॉडल पेपर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जो 2023 के एग्जाम में जो है ना 100% एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा प्रश्न, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा ज़रूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को आपको जो है ना दोस्तों स्किप नहीं करना है। अगर आपको 480 प्लस लाना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस मॉडल पेपर का जो है ना PDF हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वेबसाइट पे देंगे, वहाँ से जो है ना PDF को इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप जल्दी से फटाफट से आप हमें लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली जो है ना 2023 के लिए फाइनल एग्जाम का फाइनल मॉडल पेपर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यानी कि हम आपको ये प्रश्न जो है ना काफ़ी और पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जो लेंस होते हैं ना इसमें दो मुख्य फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो मुख्य फोकस होते हैं। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो समतल दर्पण होते हैं, जो प्लेन मिरर होते हैं ना, इसमें कैसा इमेज बनता है वो आपको बताना है। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं वही आपको बताना है। तो हम लोग जो है ना फेस देखने के लिए ऐनक के रूप में करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आंख व्यवहार होता है। तो फ्रेंड हमारे आंख में जो है ना उत्तल लेंस होते हैं, यानी कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि जो हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है ना कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है ना प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रिज्म कितने सतहों से बना होता है, तो प्रिज्म जो होते हैं ना दोस्तों 5 सतहों से बना होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना किसके द्वारा बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया परिताड़ी के द्वारा, या फिर पक्षमावी के द्वारा, या भी अभिनेत्र के लेंस के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना किसके द्वारा बनता है, तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक विद्युत बल्ब पर जो है ना रेटिंग है 220 वोल्ट से 100 वाट। इसके लिए फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे V का स्क्वायर बटे P कर देंगे। V का स्क्वायर कहने का अर्थ है कि 220 वोल्ट को यहाँ पे 2 बार गुना करेंगे, फिर बटे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 22 को 22 से गुना करेंगे तो 484 प्राप्त होगा, ठीक है। 484 ओम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है, प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। और दोस्तों विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ए मीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि
यहाँ पे आपको बताना है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड जो एमीटर होते हैं ना, इसको विद्युत परिपथ में हम लोग किस में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो विद्युत मोटर होते हैं ना, ये क्या परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंजिंग करता है। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज बचाता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो विद्युत फ्यूज होते हैं ना, ये क्या चीज़ को बचाता है, तो लघुपतन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से बचाता है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो फटाफट से बताइए दोस्तों। जिससे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ना, तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है, जनरेटर होता है, यानी कि जनित्र होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर जो होते हैं ना, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत जो है ना किसे माना जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा के सभी रूपों में जो अनंत स्रोत माना जाता है ना, किसे माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। और दोस्तों सूर्य से हमें किस विटामिन की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो पवन का जो न्यूनतम वेग होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये क्या करता है, रिएक्ट होकर के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो उपयुक्त अभिक्रिया जो है ना किस प्रकार की है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया विस्थापन, या फिर संयोजन, या फिर अपघटन, या फिर द्विविस्थापन, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो है ना, यह एक प्रकार का अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो फ्रेंड श्वसन जो है ना, यह एक प्रकार का उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर संयोजन, या फिर उष्माक्षेपी, या फिर उष्माशोषी, ठीक है। तो यह एक प्रकार का उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर के गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो ये धुआं जो होता है ना दोस्तों, क्या चीज़ का होता है वही आपको बताना है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, यानी कि NO2 का होता है। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, ठीक है। तो यहाँ पे लवण जो होगा ना K2SO4 होगा, यानी कि पोटेशियम सल्फेट एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, लवण होगा। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के जो है ना सोडियम कार्बोनेट यौगिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे का परमाणु संख्या, ठीक है। तो फ्रेंड लोहे का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, कितना होता है, 26 होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में जो है ना दोस्तों कौन सा गैस बनता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी जेटन और यहाँ पे HCl दोनों आपस में रिएक्ट करता है, तो इसके फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस बनता है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराएगी। कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा ना कॉपर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ठीक है। तो फ्रेंड विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ना, किससे होता है वही आपको बताना है। तो एनोड पर होता है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो, तो वो आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, यहाँ पे कार्बन भी है तो हाइड्रोजन भी है, ठीक है, यानी कि इसमें दोनों मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रिया से मिलो को क्या कहते हैं दोस्तों, वही आपको बताना है। तो हम क्या कहेंगे इसको, कीटोन, एल्डिहाइड या फिर अम्ल या फिर ईथर, ठीक है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अम्ल कहेंगे, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड जब भी आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा ना, तो तत्व का जो धात्विक गुण होगा क्या होगा, बढ़ता है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना, क्षारीय धातु कहलाते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कृत्रिम विवृत जो है ना किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, वही आपको बताना है। नाइट्रोजन को, कार्बन को या फिर ऑक्सीजन को, या फिर आपका कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को यहाँ पे पृथक करता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पाचन जो है ना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो फ्रेंड ये भोजन का पाचन जो होते हैं ना, यह एक प्रकार का उपचयन रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। फटाफट से बताइए कि प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है ना दोस्तों, कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ना किस तरह के जल में रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं ना, ये साफ जल में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड यहाँ पे पादप हार्मोन आपको पहचाना है। तो ऐसे में तो पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से ये ऑक्सिन जो है ना, ये पादप हार्मोन का उदाहरण है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में जो है ना कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है, ठीक है। तो बता सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया ऑक्सिन, या फिर जिब्रेलिन्स, या फिर साइटोकाइनिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया सभी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ऐसा हार्मोन है जो कोशिका दीर्घन और विभाजन में मदद करता है, तो ऑक्सिन भी मदद करता है, जिब्रेलिन भी करता है और साइटोकाइनिन भी करता है, यानी कि ये सभी हार्मोन जो है ना मदद करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी कि अंडाणु जो है ना दोस्तों कहाँ पे निषेचित होता है, तो फेलोपियन नलिका ऐसे निषेचित होता है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि कौन जो है ना मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये शुक्रवाहिका नहीं है, इसे आपको याद होना चाहिए। इनके अलावा अंडाशय है, गर्भाशय और डिम्ब वाहिनी, ये तीनों क्या है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो विल्सन में बनते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो पुस्तक है ना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डार्विन, यानी कि यहाँ पे जो है ना इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड
फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, इसलिए क्लास को जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो फ्रेंड जो ये ओजोन परत होती है ना, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत होती है, ये जो कहाँ पे पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये ओजोन का आणविक सूत्र क्या होते हैं, O3 होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला जो पदार्थ है ना दोस्तों, क्या चीज़ है, तो सूखे घास पत्ते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना इसी वीडियो में लाइव चैट में बता सकते हैं, ठीक है। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। और दोस्तों यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फाइनल मॉडल पेपर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो है ना टोटली 80% यहाँ पे सम्मिलित है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 80% में से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेंगे, ठीक है। इसलिए क्लास गर्दा होने वाला है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन एक निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे कुआं जो है ना दोस्तों भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, वही आपको बता देना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, क्या कहलाता है, अपचयन। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस जो है ना वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। तो वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी जो गैस होते हैं ना दोस्तों, कौन सा गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यानी कि CO2 गैस होते हैं। यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि पितरस जो है ना कहाँ से स्रावित होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है अग्नाशय से, या फिर यकृत से, या फिर छोटी आंत से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो पितरस होते हैं ना कहाँ से स्रावित होता है, वही आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अग्नाशय से स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है पितरस, अग्नाशय से। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अभिलक्षण जो है ना वंशागत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चमड़ी का रंग है ना दोस्तों, ये वंशागत नहीं है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है। तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह होते हैं, यानी कि जो वर्ग होते हैं ना, इसकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, इसमें आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है C6H12O6 होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि देखिएगा, एक मिनट, यहाँ प्रश्न ये कराया कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो शुद्ध जल होते हैं ये उदासीन होते हैं, और इसका पीएच मान कितना होते हैं, 7 होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्ध्य जो है ना सबसे बड़ा होता है। तो फ्रेंड ये लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होते हैं ना सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो फ्रेंड प्रकाश की किरणें जो है ना ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो है ना दोस्तों कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होते क्या होते हैं दोस्तों, डाईऑप्टर होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन जो है ना न्यूनतम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो बैंगनी रंग होते हैं ना इसका विचलन क्या होते हैं, न्यूनतम, यानी कि सबसे यहाँ पे किस रंग का विचलन यहाँ पे पूछ रहा हूँ। विचलन का अर्थ क्या होता है, झुकाव। तो फ्रेंड ये लाल रंग का झुकाव क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, और दोस्तों ये बैंगनी रंग का जो विचलन होते हैं ना सबसे ज़्यादा होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से जो ना किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो फ्रेंड है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि समीकरण 2H2O प्लस O2 टेंस टू 2H2O है एक प्रकार का क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होते हैं ना क्या होते हैं, C6H12 और 6 होते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड सोडियम की जो परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और दोस्तों ये सोडियम का संकेत क्या होते हैं, Na होते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये सोडियम को हम लोग क्या करते हैं कि केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसमें पोषण जो होते हैं ना अंतर्ग्रहण से होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों द्विखंडन किसमें होते हैं, तो यही अमीबा में होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना वो कैसा होते हैं, तो क्षारीय धातु होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये जीवधारी जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। काफी सिंपल प्रश्न है, तो आप बताइए दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि तरंगदैर्घ्य को जो है ना सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो तरंगदैर्घ्य होते हैं ना इसके द्वारा हम लोग इसको व्यक्त करते हैं तो एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य है, ये सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स तिलचट्टा में जो है ना 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना किस किस में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हरे पौधों में जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम जो है ना उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, यानी कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके द्वारा होता है, किसके रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है ना कोण लेंस का आवर्धन यानी कि एम होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे लेंस का जो आवर्धन यानी कि जो मैग्निफिकेशन होते हैं ना
यू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी में होगा आपका v/u, यहाँ पे छूट गया है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ये जो परितारिका होते हैं ना, ये नेत्र का क्या होता है, रंगीन भाग होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का जो प्रकीर्णन होता है ना सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। यही नीला रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का कलर कैसा प्रतीत होते हैं, तो नीला प्रतीत होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना सूर्य हमें वास्तविक रूप से 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेप कोई धनावेशित कण, जिसको हम लोग अल्फा कण कहेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी ना दोस्तों क्या होगी, वही आपको बताना है, ठीक है। तो अधोमुखी होगी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना वो है, ठीक है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट पर होते हैं। तो फ्रेंड 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि AC करंट होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग हम लोग किस दिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग हम लोग जो है ना बादल वाले दिन नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से जो है ना कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूतापीय ऊर्जा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा, ठीक है। तो फ्रेंड या तो वह समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। दोनों दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड किसी भी कार का जो हेडलाइट होता है, यानी कि जो अग्रदीप होते हैं ना, उसमें कौन सा दर्पण होता है, आपका अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक जो है सबसे अधिक होते हैं। तो फ्रेंड ये हीरा का अपूर्णांक क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो फ्रेंड ये उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो अवतल लेंस होते हैं ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना उभयलिंगी है, ठीक है। तो यहाँ पे केचुआ, मेढक, मछली या फिर कछुआ। तो यहाँ पे उभयलिंगी को आपको पहचानना है। तो यहाँ पे उभयलिंगी जो होगा ना दोस्तों कौन होगा, केचुआ होगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो है ना साधारण मटर का पौधा का चयन किया था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक अवशेषीय अंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अवशेषीय अंग आपको पहचानना है। तो यहाँ पे जो अवशेषीय अंग होना तो क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन जो है दोस्तों किससे संबंधित है। तो फटाफट से बताइए, तो ये जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये वन संरक्षण से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनल एग्जाम का यहाँ पे मॉडल पेपर को देख चुके हैं, तो जिसमें हम लोग 80% को देखे, ठीक है। और दोस्तों ये 80% जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और इसका पीडीएफ जो है ना हम आपको फ्री में वेबसाइट में देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम कैसे आपको यहाँ पे बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।
तो फ्रेंड अभी आप जिस मॉडल पेपर का यहाँ पे क्लास किए ना उसका पीडीएफ हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे गूगल में आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिएगा measuretargets.com, ठीक है। तो जैसे ही सर्च करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको जो है ना ये वाले लिंक पे क्लिक कर देना है, मैट्रिक एग्जाम 2023। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो भी क्लास होगा तो उसका पीडीएफ हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड का यहाँ पे बटन है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का यहाँ पे जो है ना ऐड खुलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार इसको खोल लेना है, ठीक है। तो खोलने के बाद फिर यहाँ पे आपको बैग आ जाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपका डाउनलोड हो पाएगा, नहीं तो डाउनलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम बैग आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे बैग आ जाइएगा ना, फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आप इसमें आप क्लिक कर देते तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आज तो हम 2 पीडीएफ दे दिए फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तारीख को देख सकते हैं 2 पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। साइंस का फाइनल मॉडल पेपर यहाँ पे 2 देख सकते हैं, इसके बगल में डाउनलोड का बटन है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ जो है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले हम लोग साइंस का सब्जेक्टिव टाइप का गेस क्वेश्चन भी दिए हुए थे, तो इसको भी डाउनलोड नहीं किए तो दोनों का आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो अभी से जो भी क्लास होगा ना तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा हमारे वेबसाइट से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे इसका आंसर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास की इसमें आंसर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आंसर जो है ना क्लास के माध्यम से आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। पीडीएफ को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पीडीएफ जो है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइव प्रूफ, तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगली क्लास में, यानी कि रात्रि 9 बजे वाला क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलते हैं यहाँ पे 9 बजे वाला क्लास में।